यस, गुड इवनिंग। थर्ड क्लास है चरक सूत्र की, पहले चैप्टर की। और फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़े थे चरक संहिता के बेसिक्स और हिस्ट्री वाला पोर्शन। सेकंड में अपन ने जो षड पदार्थ है उससे पहले पहले वाला पोर्शन पढ़ा था, जिसमें संभाषा वाली बात थी। और प्रथम संभाषा में 53 ऋषि थे, भारद्वाज गए थे इंद्र के पास में, और बहुत सारे इंद्र के पर्याय थे और एक पर्याय भारद्वाज का था, उग्रतपा। फिर एक अपन ने जो लास्ट में कोटेशन पढ़े दो, एक तो आयुर्वेद की परिभाषा वाला हितम वाला, और एक पढ़ा अपन ने आयु वाला, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम। ये दोनों श्लोक रेफरेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। और आयु का एक पर्याय चेतना अनुवृत्ति अपन पढ़ते हैं चरक सूत्र 30 में, और सुखायु दुखायु हितायु अहितायु इनका वर्णन भी चरक सूत्र 30 में। हालांकि आयुर्वेद की परिभाषा में ये शब्द यहां पर जरूर आते हैं। फिर उसके बाद में एक अपन ने पढ़ा था पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्य मूलम उत्तमम रोगस्तस्य परतारम श्रेयसो जीवित। ये इंद्र के कुछ पर्याय थे, सचिपति, अमर प्रभु, सहस्त्राक्ष, शक्र, सुरेश्वर, है ना, शतक्रतु इत्यादि। फिर त्रिस्कंद या त्रिसूत्र हेतुलिंग औषध और स्कंद त्रय हेतु दोष द्रव्य। और वाग्भट ने स्कंद त्रय और त्रिस्कंद सबको ही, मतलब दोनों को ही क्या मान लिया, हेतुलिंग औषध। फिर उसके बाद में अपन आगे आए थे और यहाँ अपन ने षड पदार्थों के लिए दो लाइनें देखी थी। एक तो ये तत् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि मास्थिता वाली, और एक अपन ने पढ़ी थी ये वाली ले भीरे परम सरम वाली। तो ये दोनों लाइनें पूछी जा सकती है कि किसके रेफरेंस में, षड पदार्थों के रेफरेंस में। क्लियर। दूसरा एक षड पदार्थों का क्रम मैंने आपको समझाया था कि क्यों सामान्य और विशेष पहले आते हैं चरक में, और क्यों वैश्विक दर्शन में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ऐसे षड पदार्थ पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट में कि आप लोग षड पदार्थों के जो श्लोक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनके जो श्लोक है उनकी 4-4 बार रीडिंग कराना बस। ठीक। अब आज अपन पढ़ेंगे षड पदार्थों के बारे में कि क्या मामला है। ठीक है, आओ जरा शुरू करें आज की अंत्याक्षरी। अच्छा, एक ये अक्षी कुक्षी भवार होगा प्रतिशय वर्ण जोरा, ये डायरी में लिखना था। और एक मैंने आप बोला था 250 से 300 पेज की एक डायरी आपको मेंटेन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब तक आपके पास में अपना एक ऐसा कलेक्शन तैयार हो जाएगा जिसमें वो चीजें होगी जो जनरली बच्चे भूलते हैं। तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले उस डायरी को पूरा पढ़ोगे तो उसमें वो खास खास चीजें आ जाएंगी जिनको अक्सर अपन क्या करते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं। और एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो वो डाउट में रहता है कि यार पढ़ा तो था पर आंसर क्या है, ये है कि वो। तो वैसी सारी चीजें उसमें लिखवा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक आप चाहें तो नोट डाल सकते हैं। चलिए इस पे आगे बात करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद में ये 6 शिष्य थे आत्रेय के, अग्निवेश भेल जतुकर्ण पारा संसार पाणी हारित। और अग्निवेश ने बोला था कि मैं बुद्धिमान अधिक था, बाकी गुरुजी ने सबको बराबर पढ़ाया था, इसलिए मैं सबसे पहले किताब लिख पाया। फिर उसने अपनी किताब के इनोग्रेशन के समय जो जो चीजें वो अच्छी अच्छी बोल सकता था वो बोली थी। ज्ञान के 8 देवता अपने को याद करने थे, तो बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ये 8 ज्ञान के देवता उसने कहा कि मेरे शरीर में प्रवेश किए। ये वो आयुर्वेद की परिभाषा वाला श्लोक जिससे आपकी एंट्री होती है बीएमएस में, तो आप सबसे पहले इसी श्लोक से इंट्रोड्यूस होते हैं। इसमें हितायु अहितायु शब्द जरूर आते हैं, सुखायु दुखायु, लेकिन इनका वर्णन चरक सूत्र 30। फिर उसके बाद में आयु का श्लोक आया था, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवित नित्य अनुबंध प्रिय उचित, है ना। और चेतना अनुवृत्ति आयु का एक पर्याय चरक सूत्र 30 में अपन देखने को मिलता है। आयुर्वेद उभय लोक में हितकर है, ठीक बात है। यहां से शुरू कर रहे हैं आज की क्लास अपन षड पदार्थों से, और षड पदार्थों में सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य और विशेष के बारे में। क्लियर है? वीडियो और ऑडियो क्लियर है ना सबको भाई? क्लियर है? ठीक है, चलो। अब जो 2 क्लासों में जिन्होंने पढ़ा है या जो जिन बच्चों ने फर्स्ट डे से क्लास ले रहे हैं उनको
तो पता होगा ना कि किस तरह से चरक संहिता का इंट्रोडक्शन है, कैसे चरक संहिता बनी, चरक संहिता को चरक संहिता क्यों कहते हैं जबकि लिखी तो अग्निवेश ने, वो सारी बातें हो गई। तो जो लोगों ने आज ज्वाइन करा है और नए वाले लोग सारे के सारे क्या करेंगे, इस क्लास के बाद में वो दोनों क्लासें ले लेना, पहले वाली जिन्होंने आज ज्वाइन करा है, और जो शुरू से ले रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं सामान्य और विशेष इस परिभाषा से। सामान्य का मैंने आपको मतलब बोला था सिमिलर, तो सिमिलर चीज सिमिलर को बढ़ाती है, ये सामान्य है। और विशेष का उल्टा है, लिखता है सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, हमेशा सिमिलर चीजों को बढ़ाने वाली चीज सामान्य है। आश हेतु विशेष, और चीजों को कम करना है इसके लिए जो अपोजिट चीज होती है वो विशेष होती है। फिर लिखा प्रवृत्तिर उभ्यस्तु, बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर पदार्थ विज्ञान में ऐसा एक प्रश्न आता है। पदार्थ फर्स्ट का तो यही है, छड़ पदार्थों वाला पोर्शन है, द्रव्य वाला, इसके सिलेबस में जो है फर्स्ट में पदार्थ में ये है, और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, ये वो बोलते हैं कि इसको एलिब्रेट करो 5 नंबर या 10 नंबर में, फर्स्ट ईयर में जो रिटर्न एग्जाम होता है उस प्रवृत्ति उभ्यस्तु। प्रवृत्ति का मतलब है चिकित्सा, जिस काम में चिकित्सक प्रवृत्त होता है कि प्रवृत्ति। तो चिकित्सा में उभय मतलब दोनों, और मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि चिकित्सा का मतलब है कि अगर ये बेस लाइन है, जीरो लाइन है, साम्य अवस्था की लाइन है, अगर तीनों ही दोष, अगर अपन वात की बात करें तो ये वात, और अगर पित्त की बात करें तो मैं इसको ब्लू से कर देता हूं, और अगर कफ की बात करें तो ग्रीन से कर देता हूं। और मान लीजिए कि ये जो साम्य अवस्था की लाइन है उसकी मोटाई है ये, तो अगर ये इस लेवल पे है तब तो शरीर साम्य अवस्था में। अब अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वात, पित्त और कफ में से या तो कोई बढ़ा हुआ होगा या घटा हुआ होगा। जो बढ़ा हुआ है उसको घटाना है, तो बड़े हुए को घटाने के लिए जो चीज काम में आएगी वो विशेष है। वो विशेष किस अर्थ में कि वात के गुणों के अपोजिट गुण वाली चीजें सारी की सारी वात को घटाएगी। और मान लीजिए कोई रोगी है उसमें कफ क्षय हो रखा है, तो अब ऐसा केस है तो इसके अंदर कफ बढ़ाना पड़ेगा, तो कफ के सिमिलर चीजें देंगे, सामान्य चीजें देंगे, कफ से सिमिलर जो होगी तो कफ बढ़ जाएगा। इसलिए चिकित्सा में सिंपली बात यह है कि चिकित्सा के अंदर जो भी दोष इस ग्राफ से ऊपर या नीचे होता है उसको पकड़ के वापस ऊपर गया तो नीचे लाएंगे, और नीचे गया मतलब क्षय हुआ तो बढ़ाएंगे। तो चिकित्सा क्या हुई, जो बड़े हुए उनको घटाना, और जो घटे हुए हैं मतलब जिनका क्षय हो गया उनको बढ़ाना। घटाना मीन्स विशेष, बढ़ाना मीन्स सामान्य। ये कंसेप्ट सामान्य और विशेष। तो प्रवृत्ति उभ्यस्तु का अर्थ हुआ कि दोष, धातु, मलों की क्षय वृद्धि होती है तो शरीर विकृत अवस्था को प्राप्त होता है, रोग अवस्था को प्राप्त होता है, और रोग होने पर उसकी चिकित्सा करना वैद्य का कर्म। और चिकित्सा में बड़े हुए दोष, धातु, मलों को या शारीरिक भावों को घटाकर साम्य अवस्था में लाया जाता है, और जो घटे हुए हैं जिनका क्षय हो गया जिन शारीरिक भावों का, उनको बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाना सामान्य से और घटाना विशेष से। इसलिए चिकित्सा में ये जो दो पदार्थ हैं ये मुख्य रूप से उपयोगी हैं। इसलिए प्रवृत्ति उभ्यस्तु से तात्पर्य हुआ कि सामान्य और विशेष जो है उनके बिना चिकित्सा नहीं हो सकती। चिकित्सा का मूल किस पे निर्भर करता है, सामान्य और विशेष। अब ये विशेष के लिए लिख दिया हास हेतु विशेष। हास मतलब कम करना, कम करने का कारण विशेष, और वृद्धि कारणम कौन, सामान्य। ठीक है, सामान्य भी 3 प्रकार का, विशेष भी 3 प्रकार का। देखो, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। अब कुछ शरीर के अंदर कोई भी भाव है उसकी कमी है मान लीजिए, और डिट्टो वही चीज अगर इन्वेंसिव तरीके से बॉडी के अंदर डाली जाती तो वो चीज बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है और आपने बाहर से ग्लूकोज ही आईवी जो है उसमें ड्रिप, आईवी जो ड्रिप डाली आपने वो ग्लूकोज की डाली और ब्लड ग्लूकोज कम है, तो ये द्रव्य सामान्य का एग्जाम्पल हुआ कि ब्लड में ग्लूकोज कम था, बाहर से
डिट्टो मतलब द्रव्य, जो द्रव्य कम है वो यूं का यूं पुश कर दिया, तो ये द्रव्य सामान्य। गुण सामान्य, आपने ग्लूकोज नहीं करा लेकिन दूसरी फॉर्म में शुगर डाल दी या कार्बोहाइड्रेट डाल दिया। मान लीजिए पेशेंट को आपने खाना खिला दिया, तो रोटी सब्जी खाने से क्या होगा, जैसे ही रोटी सब्जी आप खाएंगे उसका पाचन स्टार्ट होएगा, तो वो जो कार्ब फॉर्म में चीज है उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो कार्ब की ग्लूकोज वाली फॉर्म में तो जाएगी। तो ये गुण सामान्य का एग्जाम्पल हो गया कि चीज डिट्टो वो नहीं है पर उसकी क्वालिटीज वही, काम वही करेगी। अब तीसरा है कर्म। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो द्रव्य जो होता है उसके अंदर रहते हैं गुण और कर्म। बेसिकली द्रव्य किन दो का कॉम्बो हुआ, गुण और कर्म का। द्रव्य मान लीजिए चीनी है, शुगर, गुण हो गया मधुर। और कर्म की बात करें तो वातनाशक, पित्तनाशक और कफ वर्धक, ये कर्म। अब तीसरे जो सामान्य कर्म सामान्य उसकी बात करते हैं। देखो जैसे ऐसी कोई चीज जो किसी शारीरिक भाव की कमी होने पर वो चीज इससे अलग है, द्रव्य सेम नहीं है, मतलब उसकी मटेरियल जो बिल्कुल डिट्टो नहीं है और उसके गुण भी पूरे मैच नहीं करते, लेकिन कर्म वही करे। इसका एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पित्त शामक रस 3 होते हैं, पित्त, कषाय और मधु, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई रोगी आया आपके पास में, उसमें पित्त बढ़ा हुआ। अब इस पित्त को घटाने के लिए आपको ये द्रव्य देने, तो पित्त शमन के अर्थ में यहां पर तो ये विशेष का सिद्धांत होगा भाई। जैसे सामान्य के 3 भेद होते हैं ना, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, वैसे विशेष के भी 3 भेद होते हैं कि एग्जैक्ट उसी के उसके अपोजिट चीज देना, गुणों में अपोजिट देना और कर्मों में अपोजिट देना, ठीक है। तो उस तरह से अगर सोचे तो मान लीजिए आपको किसी को मधुर देना है लेकिन मधुर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह आपने कषाय या तिक्त दे दिया, ठीक। तो काम सेम करे लेकिन गुण में और द्रव्यता में भिन्नता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सामान्य के भेद कितने, 3, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, और विशेष के भेद कितने, तो भी 3, द्रव्य सामान्य, गुण, वो द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि मांस खाने से शरीर में मांस बढ़ना, ये द्रव्य सामान्य, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। विशेष भी 3 प्रकार का होता है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष, ठीक। ये वाली चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है कि सामान्य जो है वो द्रव्य सामान्य कैसे, गुण सामान्य कैसे, कर्म सामान्य कैसे। द्रव्य सामान्य का सिंपल अर्थ, ब्लड ग्लूकोज कम है, बाहर से ग्लूकोज दी थी, ये ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, मतलब डिट्टो वही द्रव्य दे दिया जो कम, ठीक है। जैसे किसी के शरीर में मांस की कमी है तो उसको मांस खिला दिया तो मांस से मांस बढ़ेगा। दूसरा गुण सामान्य, आपने उसको मांस नहीं खिलाया, आपने उसको प्रोटीन खिलाना शुरू कर दिया, मतलब दाल और प्रोटीन वाली चीजें जितनी भी है वो दे रहे, तो ये मांसवर्धक होगा आगे जाके, क्योंकि इसके गुण मैच करते हैं किससे, मांस से। कैसे, मसल्स फाइबर होते हैं वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है। दाल जो होती है, जो बाहर के जो सप्लीमेंट वाले प्रोटीन होते हैं, खाने में जो प्रोटीन काम आते हैं, उनमें भी अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन ये मांस में कन्वर्ट कब होगा, प्रोसेस होके। डायरेक्ट दाल मांस में कन्वर्ट थोड़ी हो जाएगी, लेकिन गुण सेम। फिर एक कर्म। अब कर्म के अंदर ऐसा सोचो आप कि कोई ऐसी चीज हो जो मांस का काम कर दे। अब शरीर में तो मांस के रेफरेंस में तो ऐसी चीज संभव नहीं है ना, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो मांस का काम कर दे, मतलब मांस की तरह ही काम करे, और आप उसको दे दो मांस, मतलब जो प्रोटीन की कमी है किसी में तो उसको प्रोटीन की जगह कोई वैसी चीज दो जो प्रोटीन वाले काम कर सके। तो कर्म जिनके सिमिलर है उससे चीजें मेंटेन हो जाती, ठीक है। ये 3 तरह का सामान्य और विशेष हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामान्य में एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथक्कत्व। सामान्य एक करता है, विशेष अलग करता है। तुल्यार्थता ही सामान्य, तुल्य, सिमिलरिटी। जैसे 2 दोस्त हैं,
दोनों का सिलेक्शन पीजी में हो गया, अब दोनों खुश। अब अगर कोई पूछे कि यार वो दो दोस्त थे ना, राम और श्याम, उन्होंने APGT दिया था, उन्होंने नेक्स्ट दिया था, क्या वो उनका? तो लोग क्या बोलेंगे कि दोनों एक जैसे ही निकले। कैसे? दोनों ही पास हो गए। या फिर अगर दोनों ही नहीं हुए तो क्या बोलेंगे? दोनों एक जैसे नहीं। तो सिमिलर होना सामान्य। अब इन्होंने क्या किया, राम और श्याम ने, इन्होंने उन लोगों की लिस्ट में काउंट्स बढ़ा दिए। किसमें? जैसे मान लीजिए दोनों सेलेक्ट हो गए, अब इस मान लीजिए उस क्लास में टोटल 50 लोग हैं, और राम और श्याम के अलावा 3 लोग और सेलेक्ट हुए और 2 ये हुए। अब अगर सिलेक्शन वालों का सोचा जाएगा तो इन्होंने 2 की वृद्धि कर दी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेलेक्ट हुए। दूसरे तरीके समझो, एक आयुर्वेद कॉलेज है, उसके अंदर 450 बच्चे BMS के, ठीक, और 50 बच्चे जो है वो नेचुरोपैथी के, है ना, या होम्योपैथी की मान BHMS के। अब अगर इनके परिप्रेक्ष्य में सोचें तो ये विशेष है। कैसे? ये 500 होते अगर ये भी BMS होते तो इन BMS वालों के हिसाब से ये विशेष। लेकिन अगर BMS का आपस में कंपैरिजन करें तो सारी आयुर्वेद के बच्चे। तो तुल्यार्थ था, सिमिलरिटी, इसको बताता है सामान्य, ठीक है। और विशेष पृथकत्व, पृथकत्व मतलब अलग होना, अलग होने को बताता है विशेष, है ना। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स में आती है। लाइन आती है सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु डॉट डॉट डॉट, या फिर डॉट 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 पृथकत्व। तो या तो इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स या इसकी जगह, ठीक। तुल्यार्थता ही सामान्य, ये पता होगा। न्याय दर्शन ने सामान्य की एक और परिभाषा दी, और बहुत सुंदर परिभाषा, अगर ध्यान से समझें तो समझ में आती है। क्या लिखता है? नित्यत्वे सति अनेक अनुगतम सामान्यम, नित्य होते हुए जो अनेकों में रहता है, मतलब जो अनेक मतलब मल्टीपल पर्सन्स में कॉमन चीज। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, उसके अंदर 500 लोग रहते हैं, और 500 ही सज्जन लोग हैं, सबके सब दयालु हैं, शांति प्रिय है और प्रेम से रहते। तो कोई अगर उस गांव के लोगों के बारे में बोलेगा तो क्या बोलेगा कि वहां के सारे लोग बड़े सज्जन हैं, बड़े दयालु, बड़े शांति प्रिय, बड़ा प्रेम से रहते। अब मान लीजिए 5 इसके अंदर आ गए लड़ने झगड़ने वाले। अब इन 500 के रेफरेंस में ये 5 स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये लक्षण एक भी नहीं है। तो ये 505 नहीं होंगे गांव वाले, ये पूरा गांव 505 का है। और इन 5 लोगों में सिमिलर गुण नहीं होने से क्या हुआ, ये लोग 500 के 500 रह गए, भली गांव में 505 रह रहे। अगर ये भी इनके जैसे होते तो सामान्य के सिद्धांत से तुल्यार्थता ही सामान्य या वृद्धि का कारण सामान्य बनता, फिर ये 505। अब ये विशेष है, विशेष होने के कारण 505 की जगह 500 ही रह गए, तो विशेष ने हास कर दिया 5 गुणों। समझ रहे बात? अब ये चीज चिकित्सा में कैसे काम आती है इसके बारे में आपको बता चुका, दोष धातुओं की क्षय वृद्धि के संदर्भ। लेकिन इसको समझाने के लिए व्यवहारिक एग्जाम्पल देने पड़ते। अब ये यही तो बोल रहा है न्याय दर्शन कि जो नित्य रहते हुए अनेकों में रहे वो सामान्य। अब ऐसे मान लीजिए 500 लोग हैं गांव के, इनको आप सज्जन दयालु और अच्छे लोग बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि पता चले कि ये लोग 15 दिन तो ठीक रहते हैं, 15 दिन ठीक नहीं रहते हैं, तो ये तो डिसकंटिन्यूटी होगी सज्जनता की। तो इनको कोई सज्जन नहीं कहेगा, कोई अच्छा आदमी नहीं कहेगा। तो कोई भी गुण जो कंटिन्यूस है, जो बहुत सारे लोगों में कॉमन है, वो सामान्य। इस लाइन को डायरी में लिखना और रेफरेंस में न्याय दर्शन लिख देना, और फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है सामान्य की जगह नित्यत्वे सति अनेक अनुगतम, नित्य होते हुए जो अनेकों में रहता, वो कौन है? सामान्य। चलिए अब यहां 2-3 बातें हैं, सुन लीजिए। सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, ये द्रव्य सामान्य का लक्षण।
हमेशा, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वदा सर्वभवानां सामान्यम वृद्धि कारणम कौन सा सामान्य, तो द्रव्य सामान्य। और जो सामान्य में एकत्व कर्म है वो गुण सामान्य, और तुल्यार्थता ही सामान्य, ये कर्म सामान्य। तो आप इस चीज को भी डायरी में मेंशन कर सकते हैं कि द्रव्य सामान्य बराबर वृद्धि कारणम वाली लाइन, गुण सामान्य बराबर एकत्व कर्म, और कर्म सामान्य बराबर तुल्यार्थ। अब देखो, सीधी मांस से मांस की वृद्धि, गुण, मांस की जगह दाल खिला दी, प्रोटीन की सप्लीमेंट दे दी, एकत्व कर्म। एकत्व कर्म कैसे हुआ, दोनों के गुण सिमिलर है, ठीक। और कर्म तुल्यार्थता ही, वो चीज नहीं दी पर वो उसके जैसा ही काम करे, तो ये तुल्यार्थता वाला कर्म सामान्य का एग्जाम्पल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो जरा, पेज पलटोगे तो सत्व आत्मा शरीरम च त्रियम एत त्रिदंड, त्रिदंड पुरुष। सत्व मतलब मन, आत्मा और शरीर, इस ट्राइपॉड के ऊपर टिका हुआ है पुरुष, मतलब जीवित जीवधारी जो शरीरधारी है, कोई जीवित मनुष्य, उसके पास में तीन चीजें हैं, तब अपन उसको कहेंगे कि वो जीवित पुरुष। जीवित पुरुष कब कहलाएगा, शरीर होना चाहिए, मन होना चाहिए और आत्मा होना चाहिए, और ये तीनों जुड़े हुए होने चाहिए। तो सत्व आत्मा शरीरम च त्रियम एतत् त्रिदंडवत, और ये कह रहा है कि जब तक इनका संयोग है तब तक ही दुनिया के मेले से मतलब है। अब एक बात समझिए आप, मान लीजिए आज किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए तो दुनिया खत्म है, उसके लिए दुनिया खत्म हो गई, दुनिया के सारे जमेले मेले खत्म हो गए। तो लोक तिष्ठति संयोगात, ये जो लोक है, ये सृष्टि है, ये दुनिया है, ये इन तीन के संयोग से ही बनी हुई है। दुनिया क्या है, जीवित जीव, जीवित मनुष्य, इनके होने को ही तो दुनिया मानते हैं अपन। और एक मनुष्य या जीव के लिए दुनिया उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो खुद चला जाता है। तो वो खुद जिस दिन जाता है उस दिन मन, आत्मा और शरीर, इनका कॉम्बो टूट जाता है। तो इनका कॉम्बो बना रहे तब तक ही ये दुनिया है। जब तक दुनिया, दुनिया होने का मतलब आपका अस्तित्व जब तक है तब तक ये आपके लिए दुनिया का अस्तित्व, उसके बाद में कोई मतलब ही नहीं। इसलिए कह रहा है जब तक ये कॉम्बो बना है तब तक ये लोक है, और इस लोक के होने से ही और इस कॉम्बो के होने से ही सभी चीजें हैं। मतलब आयुर्वेद की भी जरूरत क्यों पड़ी, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा का तो इलाज होता ही नहीं। तो जब तक शरीर मन आत्मा से, भाई शरीर और मन आत्मा से जुड़े हुए, तब तक शरीर और मन के इलाज की जरूरत पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि जो त्रिदंड पुरुष है ना, यही अपने काम की चीज है, ये अपना सब्जेक्ट है। अपने चिकित्सा का अधिकरण कौन है, त्रिदंड पुरुष, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे देखो, स पुमांस चेतनम तत्च अधिकरणम, वही चेतन पुरुष अपने चिकित्सा का अधिकरण मतलब सब्जेक्ट है ना। तो एक लाइन लिखो आप, चिकित्सा का अधिकरण पुरुष। लिखो फर्स्ट आंसर बराबर षड धातुज पुरुष। और अगर, अब फर्स्ट आंसर का भी मतलब समझ लो कि प्रश्न के अंदर आचार्य का नाम मेंशन नहीं हो, तब पहला आंसर क्या जाता है, उसको फर्स्ट आंसर कहते हैं। ये सुश्रुत से जाता है, ऐसा कारण है क्योंकि उसने प्रॉपर मेंशन करा। दूसरा प्रश्न है चरक अनुसार चिकित्सा का अधिकरण पुरुष।
तो फिर आंसर हो जाएगा त्रिदंड पुरुष। चरक अनुसार लिख दिया तब 3 ही जाएगा त्रिदंडवान। चरक सुषुप्त कुछ नहीं लिखा तो षड धातु जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सामान्य और विशेष के बाद में द्रव्य पढ़ रहे हैं। है आदीन आत्मा, ये आपको खादी दिख रहा होगा, ये खादी नहीं है प्लस आदि है मतलब आकाश, तो आकाश आदि का मतलब हो गया पंच महाभूत। तो द्रव्य जो है उनका वर्णन करते समय लिख रहा है, एक्चुअली में कारण द्रव्य पढ़ रहे हैं कि टोटल कारण द्रव्य 9 होते हैं, 9 में से 5 तो महाभूत हो गए। फिर उसके बाद में आत्मा है आदीन आत्मा, फिर मन, फिर काल, फिर दिशा। तो 5 ये 4 ये 9 कारण द्रव्य कहलाते। अब आप कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। यहां एक टेबल बनी अगले पेज पे। अच्छा, इसको सही नहीं बना रखा, इसलिए मैं यहां बना। द्रव्य के भेद बराबर फर्स्ट आंसर बराबर 3 करना, वही सॉरी द्रव्य के भेद फर्स्ट आंसर 3 करना। कौन से? समनम कोपम स्वास्थितम, आपने अष्टांग पढ़ा होगा, वो अष्टांग ने इसे यहीं से लिया। फर्स्ट आंसर तो 3 ही करना है, लेकिन द्रव्य का पुनः भेद करें अगर कार्य और कारण के आधार पर, तो पुनः 2 भेद हो गए, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। कारण द्रव्य बराबर 9, कार्य द्रव्य बराबर 2। 9 कारण द्रव्य कौन से हैं ये मैंने अभी आपको बताया, 5 + 4, 5 महाभूत, मन काल दिशा और मन आत्मा मन काल और दिशा विद 5 महाभूत। ठीक है, अब इस कार्य द्रव्य के 2 भेद कौन से हैं? इसके 2 भेद है, चेतन और अचेत। अब कौन चेतन है और कौन अचेतन है, इसकी परिभाषा लिखते टाइम पे चरक ने क्या लिखा है? स इंद्रियम चेतनम और निरिंद्रियम अचेत। अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। फिलोसॉफी का चैप्टर है पहला। देखो, ज्ञान अधिकरण आपने सुना होगा, ज्ञान कैसे होता है। देखिए, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का काम है अपने अपने विषयों को कैच करना। तो जैसे ये श्रोतेंद्रिय है, तो ये शब्द जो इसका विषय, इसको कैच करेगा कौन? श्रोत। ऐसे ही बाकी स्पर्श जो है उसको कैच करेगी स्पर्श इंद्रिय, जिसका अधिष्ठान त्वचा है। त्वचा और स्पर्श इंद्रिय में फर्क है थोड़ा सा। शब्द, स्पर्श, फिर रूप, तो ये चक्षु इंद्रिय। अब ये जितनी 5 इंद्रिय जो है ना, ये जो भी ज्ञान ग्रहण करती है, ये फाइनली लाके सबमिट किसको करती है? मन। आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या टेस्ट है किसी चीज का, क्या किस तरह का टच आपको फील हुआ, ये इंफॉर्मेशन इंद्रियों ने रिसीव करी मन के पास के। ठीक, मन इन चीजों को एम्पलीफाई करेगा। और आपको पता है मन के अंदर, मन जिसका, जैसा अपन बोलते हैं ना कि दुनिया वैसी है जैसी आप देखते हैं। देखना क्या है? इंद्रिय इंपल्स को ग्रहण कर रही है। आप कैसे देखते हैं? आपका मन उसको किस तरह से एम्पलीफाई करता है, किस तरह से मानता है। अब मन में 3 तरह का मन है, सत्व रजतम, मतलब मन जो है वो उसके 3 हिस्से मानो। सत्व ज्यादा होगा तो चीजों में पॉजिटिविटी दिखेगी, रज ज्यादा होगा तो एक जगह टिक ही नहीं पाएगा, और तम ज्यादा होता तो नेगेटिव चीजें, हर चीज में उसको नेगेटिविटी दिखेगी। आप करना बहुत अच्छा चाहोगे, लेकिन आगे वाले बोलेगा नहीं, ये तो हमेशा ही ऐसे ही करता,
और अगर रज ज्यादा होगा तो आप ज्यादा उस पे मतलब जो चीजें जैसी है उसको वैसी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका मन एक जगह टिक ही नहीं रहा। तो मन के बाद में आती है ये इंफॉर्मेशन आत्मा के पास, मन भी आगे भेजते, आत्मा को इसका ज्ञान होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने देखा कि एक पिताजी जो है वो अपने बच्चे को डंडे से मार रहे हैं, और आपकी आंखों ने ये विषय ग्रहण किया, आपके कानों ने उस बच्चे की रोने की आवाज और उसके पिताजी चिल्ला रहे थे वो सुना, और आपके मन ने एक निर्णय किया कि कितना बुरा बाप है, बच्चे को कितनी बेरहमी से मारे। ठीक, अब इस बात को शब्द स्पर्श रूप इन इंद्रियों ने ग्रहण करके मन को भेजा, आत्मा को क्या ज्ञान हुआ कि ये बुरा बाप ये अपने बच्चे को मार। ठीक है, अब जब आपको पता चलता है कि बच्चे ने अपने पिताजी के साथ में बड़ी अभद्रता की, पहले उनके साथ गाली गलौज कर दिया, कुछ भी ऐसी चीज नेगेटिव पहले बच्चे ने कर रखी है, और पिताजी ने उसके लिए उस चीज को समझा भी रखा है कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा, तो पिताजी क्रोधित हुए। अब आपकी आत्मा को नया ज्ञान हुआ क्या कि यार बच्चा सही नहीं है, उसको सुधारने के लिए उसके पिताजी उसको मार। तो अब पिताजी अच्छे हो गए और बुरा कौन बन गया? बच्चा। मतलब समझे, मतलब इस मन से आप जैसा एम्प्लीफाई करोगे चीजों को, जैसा देखोगे, जैसा समझोगे। अब देखने में कोई पीट रहा है अपने बच्चे को, अब इस बात से दो बातें हो सकती है, या तो बच्चा बदमाश है या बाप जो है वो क्रूर है। तो पहले आपने सोचा कि बाप बहुत क्रूर है, बहुत ज्यादा बुरा आदमी है। दूसरी बात से आपको ज्ञान हुआ कि नहीं बच्चा नालायक है, उसको सुधारने के लिए कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये जो एम्पलीफायर है ना, ये आप जिसको आप बोलते हो कि पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू जो बनाता है वो मन बनाता है। तो इस मन के अंदर जितनी सात्विकता होगी आपको चीजों में उतनी अच्छाई दिखेगी, और आप जो है ना जरा जरा सी बात पे परेशान होते वो नहीं होंगे, और आपको हर टाइम ऐसा नहीं लगेगा कि पूरी दुनिया ही खराब है, दुनिया में हर आदमी खराब है। ये तो नेगेटिविटी। अगर कई लोगों को आपने देखा हो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, हमेशा ऐसा रहते हैं कि नहीं कोई भी सच्चा नहीं है, ये रज बढ़े हुए, उनका जजमेंट ऐसा। उसका रज बढ़ने का कारण ये हो सकता है उसने पहले धोखे खाए हो। बात समझ पा रहे हैं आप? तो मेरा कहने का मतलब ये मन जो है ये जैसी इंफॉर्मेशन को एम्प्लीफाई करके आत्मा को देगा, आत्मा को ऐसा ज्ञान होगा। अब सुनिए, जो यहां पे सबसे बड़ी पिक्चर बनी है जिसके लिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूं वो क्या है। चेतन द्रव्य के लिए चरक ने क्या लिख दिया कि जो इंद्रिय युक्त है, और अचेतन के लिए क्या लिख दिया? इंद्रिय रहित। अपन बल्ब ऑन करते हैं, है ना? तो जैसे मान लीजिए आप दूर है, स्विच से दूर खड़े, आप किसी कहेंगे कि बल्ब जलाना, बल्ब थोड़ी जलाना, जलेगी तो उसमें लाइट, उसका फिलामेंट जो रेड होगा उससे रोशनी निकलेगी, जलेगी इलेक्ट्रिसिटी। चरक ने यहां वैसी बात कर दी। एक्चुअल में चरक क्या बोलना चाहते थे कि जिसका जो इंद्रिय युक्त हो और उन इंद्रियों ज्ञान मन को जाए, और मन से जिसकी आत्मा को कुछ न कुछ ज्ञान हो, तो आप अगर इसको जरा सा ध्यान से सोचो तो कल मैंने आपको आयु की परिभाषा बताई थी, याद है? क्या परिभाषा थी आयु की? अब इसके पास लिख रहा हूं, समझ में आएगा। देखो, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोग। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोग होगा तो ही तो किसी चीज के अंदर चेतना उत्पन्न होगी। तो कहना तो ये चाह रहे थे कि ये सारा कॉम्बो जिसमें हो वो चेतन है, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे ही कि जो इंद्रिय युक्त है वो चेतन है और जो निरिंद्रिय है वो अचेतन है। और यहीं से प्रश्न बन जाता है एग्जाम में, और जो सबसे शानदार ऑप्शन इसका आता है वो मैं बताता हूं आपको। यूपीएससी 2016 में ये प्रश्न आ चुका है, आप ओल्ड पेपर देखना, यूपीएससी की साइट में मिल जाएंगे आपको। लिखा है स इंद्रियम चेतनम द्रव्य निरिंद्रियम अचेतन। प्रश्न आया था यूपीएससी में कि चेतन द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जो होते हैं
पहला ऑप्शन था आत्मा युक्त, दूसरा ऑप्शन था मन युक्त, तीसरा ऑप्शन था इंद्रिय युक्त, चौथा ऑप्शन था कोई नहीं। अब जिसने नहीं ध्यान दिया उसने क्या कर दिया, आत्मा युक्त। लेकिन श्लोक में साफ लिखा है स इंद्रियम चेतनम द्रव्य, इंद्रिय युक्त द्रव्य चेतन द्रव्य, ऐसा बोलता है चरक। तो इंद्रिय से भाई आंसर तो इंद्रिय जाएगा, लेकिन ये अपनी समझ है संहिता को पढ़ने की कि वो यहां बोलना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों ही चेतन और अचेतन किसके भेद हैं, कार्य द्रव्य के भेद। स इंद्रियम चेतनम निरिंद्रियम अचेतनम। अरे बात पल्ले पड़ी कि क्यों लिखा, जल्दी बोलो भाई, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ ना बोलो दादा, बात समझ में आई ना कि इसने बोल तो स इंद्रिय निरिंद्रिय दिया और आंसर भी स इंद्रिय निरिंद्रिय जाएगा, आत्मा आंसर क्यों नहीं जाएगा? तो उसका कारण ये, बात समझ गए? ठीक है, आगे देखो। आगे बढ़ते हैं तो सामान्य, विशेष और द्रव्य के बाद में आते हैं गुण। लाइन लिखिए, सार्था गुरुवाद्य बुद्धि प्रियत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता। विमर्श देखो इसका, विमर्श में लिखा है आचार्य चरक ने कुल 41 गुण माने। कैसे माने सुनना, टोटल 41 है और मैं श्लोक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पहले लिखा सार्था, मतलब से का मतलब होता है के सहित, अर्थ, अर्थ बोलते हैं शब्द आदि जो 5 होते हैं गुण उन, तो 5 तो अर्थ हो गए, मतलब शब्द आदि 5 गुण तो ये हो गए। फिर लिखा गुरुवादी, गुरुवादी 20। फिर लिखा बुद्धि से चालू होके प्रयत्न पे खत्म होने वाले, बुद्धि से लेके प्रयत्न पर, इनको अध्यात्म या आत्म गुण कहते हैं, ये 6 होते हैं। और फिर लिख दिया परादि, ये होते हैं 10, तो इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 41। पहले एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता था कि ये लाइन दे देते पूरी और इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स कर देते थे गुणा की। तो सार्था गुरुवाद्य बुद्धि प्रियत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता, गुण है। अब स अर्थ का मतलब यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 अर्थ है। गुरुवादि 20, बुद्धि से लेके अंत है जिसके प्रयत्न। अब इसको विमर्श में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो 5 अर्थ हैं इनको इंद्रिय गुण कहते हैं क्योंकि इंद्रियों के विषय हैं। गुरुवादि 20, फिर उसके बाद में अध्यात्म या आत्मगुण जो संख्या में 6 है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। फिर परादि गुण संख्या में 10 होते हैं। इसके ऑब्लिक में सामान्य लिखा हुआ, इसको काट देना। परादि गुण कितने होते हैं? 10। कौन कौन से? पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व और परिणाम, संस्कार और अभ्यास। इति एते गुणा प्रोक्ता परादे, ये परादि गुण है। आगे पढ़ेंगे इनकी डिटेल। अब सुनिए, मैं आपको छोटी सी 2 बात बता देता हूं। लिखो चक्रपाणी के अनुसार सामान्य गुण बराबर गुरुवादी प्लस परादि, और टोटल कितने हो गई? 30। तो सामान्य गुण 30 होते हैं, गुरुवादी और परादि मिला के। सिर्फ केवल अकेले परादि को किसी और टीकाकार ने और छोटी संहिता में एक जगह बोला हुआ है, तो वो पहले नहीं। तो सामान्य गुण का पहला आंसर क्या है बाबू? फर्स्ट आंसर 30 है। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं हो 30, प्रश्न पत्र बनाने वाला ही नहीं जानता हो और वो सीधा किताब में से टीप के बना रहा हो, याद नहीं आ रहा हो, तो फिर सेकंड आंसर इसका होता है सामान्य गुणों का 10। फिर परादि मान लो, ठीक है। ये टोटल गुणों की संख्या है, आप डायरी में लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं। चरक 41, योगेंद्रनाथ सेन 42, अष्टांग हृदय ने 20 ही माने। कौन से? ओनली गुरुवादी। और ये आपने पहले आयुष काम्य अध्याय में याद किए, गुरु मन हिमस्निग्ध। फिर अष्टांग संग्रह ने 27 माने, उसमें 20 गुरुवादी प्लस 5 शब्द आदि, और वैवाही और विकास ऐसे जोड़े। तो ये 5 शब्दादि, वैवाही, विकासी और 20 मिलकर 27।
वैश्विक दर्शन ने 17 और न्याय दर्शन ने 24 गुण माने। इंपॉर्टेंट, वैश्विक 17, न्याय दर्शन के 24 गुण। चलिए बाकी तो पदार्थ वाला जो मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें डिटेल देखेंगे। ये गुण के बारे में सारी पिक्चरें यहां पर लिखी हुई है। अब आगे ये याद रहे कि इसके वैशेषिक के 17 और न्याय के 24 गुण बताए हैं कुल, और चरक 41। योगेंद्रनाथ सेन कौन सी टीका लिखी थी योगेंद्रनाथ ने? हाँ, योगेंद्रनाथ सेन ने कौन सी लिखी थी? ये योगेंद्रनाथ सेन है, इसको सही कर लेना। अभी तो पढ़ाई परसों, चरक उपस्कार, है ना? आंसर करा करो रे, शादी में थोड़ी बैठे हैं अपन आए हुए कि हाँ बस सुन रहे हैं, है ना? ऐसे फिर बात मजा नहीं आता, आंसर आना चाहिए। जो कम से कम जो पहले पढ़ रखा वो तो आपको पता होना चाहिए। चलिए ये आपका गुरुवादी गुणों का भी श्लोक पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ा वाग्भट का। अगर किसी का याद नहीं हो तो यहाँ से याद कर सकता है 20 गुरुवादी गुण कौन से। चलिए नेक्स्ट, कर्म। सामान्य विशेष द्रव्य का वर्णन पहले कर दिया, हालांकि पहले गुण का करना चाहिए था सीक्वेंस से, उसके बाद गुण का, अब कर्म। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम् उच्यते। देखो कर्म को अगर सिंपली एक चीज में कहना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चीज आपको दिखे, मतलब मूवमेंट दिखे कहीं पर, तो वो कर्म। कैसे? देखिए मान लीजिए कि ये की है, ये यहां इस हाथ में रखी हुई, और इसको मैंने उठा के और इधर रख दिया, इधर टेबल पे। अब यह एक कर्म हुआ। क्या हुआ कि चाबी यहां से यहां रखी, ये कर्म। लेकिन कर्म को अगर परिभाषित करें तो क्या होगा पता है? कि एक जगह संयोग हुआ, क्या? चाबी का और टेबल का, और इस संयोग के लिए एक वियोग होना जरूरी था। क्या? हथेली से ये चाबी हटनी चाहिए थी। तो हथेली से चाबी के हटने से लेके और टेबल के साथ में संयोग होने के बीच जो क्रिया हुई, वो क्रिया ही कर्म है। अब इन्होंने लिखा प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम्। कुछ भी करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो चेष्टा की जाती है, उसे कर्म कहते हैं। ठीक बात है। अगर आपसे कोई पूछे कर्म का भेद, तो फर्स्ट आंसर करना है 5। कौन कौन से हैं? उत्तक्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये कणाद ने वैश्विक दर्शन में लिखा है, उत्तक्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि। तो कर्म के भेद का पहला आंसर क्या रहेगा? 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समवाय। देखा, समवायो अपृथक भाव भूमि आदिनाम गुणेर मृत स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण। ध्यान से सुनिएगा। द्रव्य, ये द्रव्य है, मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसका मॉलिक्यूल। तो इस मटेरियल के अंदर जो दो चीज होगी, एक तो गुण और एक कर्म, और ये है कोई द्रव्य। मान लेते हैं चीनी है, तो गुण हो गया मधुर, शीत, स्निग्ध। कर्म वात शामक, पित्त शामक और कफवर्धक। अब इस जब तक ये मॉलिक्यूल है तब तक ये इन्हीं गुणों से युक्त रहेगा और यही कर्म करेगा। चीनी अगर मीठी है तो आपके घर के पास वाली जो दुकान है वहां की चीनी भी मीठी है, वो भी यही गुणों से युक्त है और वो भी यही कर्म करेगी। एक मॉलिक्यूल है चीनी के जैसा ही दिखता है हूबहू, लेकिन वो मीठा नहीं। अब मान लीजिए आपको मम्मी ने शक्कर लेने के लिए भेजा दुकान, और आप 1 किलो चीनी ले आए और देखा आपने कि चीनी है। अब घर लेके गए, चाय में डाली और चाय मीठी नहीं हो रही, तो मम्मी क्या कहेगी? ये क्या उठा लाया?
ये चीनी तो नहीं है। मतलब किसी द्रव्य के गुण और कर्म इतने पक्के संबंध से उससे जुड़े होते हैं द्रव्य से कि अगर वो नहीं हो तो द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है। चीनी चीनी नहीं कहला रही अगर मीठी नहीं है तो। बात समझ रहे हो? ऐसा संबंध, ऐसे संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। जैसे एक होता है संयोग। संयोग का मतलब जुड़ना। जैसे आपका बीएमएस में एडमिशन हुआ और मान लीजिए आपके बैच में 100 लोग हैं, तो 99 लोग जब आपके अलावा इसमें हैं वो संयोग से यहाँ है। संयोग कैसा? आपका नॉलेज इक्वल था, काउंसलिंग में कुछ लोगों ने प्रायोरिटी में उस कॉलेज को रखा, कुछ लोगों को काउंसलिंग सिस्टम से वो कॉलेज मिल गई, कुछ लोगों के नंबर कम थे इसलिए मिल गई, मतलब कोई भी कारण रहा। इन सब संयोगों से आपके साथ में 99 लोग। लेकिन मान लीजिए दो आपके, जब आप बीएमएस से निकल रहे थे कॉलेज से, तब आपके साथ 2 लोग ऐसे रहे जो आपके पक्के दोस्त। और ऐसे दोस्त जिनको अगर आगे जाके देखा जाए, या अगर कोई 3 दोस्त है और अब उनकी उम्र 80 साल है और अपन उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो ये दोस्ती अब परमानेंट वाली दोस्ती हो गई। समझ रहे हो? ऐसी परमानेंट वाली रिलेशनशिप का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? समवाय संबंध। पर बाकी 97 लोग कहाँ हैं मालूम नहीं। वो सिर्फ 4.5 या 5.5 साल के लिए आपके साथ थे, वो संयोगवश थे, उनकी डिग्री पूरी अपने अपने रास्तों पर चले गए। आई बात समझ? तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट है कि समवाय ऐसा संबंध है जो अलग ही नहीं होने देता। अपृथक भाव, अगर अलग हुए तो अस्तित्व खत्म। जैसे मिर्ची है, अब मिर्ची के जैसा ही हूबहू दिखने वाला एक तरफ पाउडर रखा हुआ, एक तरफ मिर्ची है, देखने में डिट्टो लग रहे हैं, लेकिन चख के देखोगे तो पता चल जाएगा कौन मिर्ची है कौन नकली। कैसे पता चले? गुण उसका उष्ण तीक्ष्ण। तो उस द्रव्य के अंदर उसका गुण था, इसलिए आपने कहा ये मिर्ची है, ये नहीं है। 1 मिनट में आपने ये साबित कर दिया कि ये मिर्ची है ही नहीं, खत्म अस्तित्व, मतलब वो मिर्ची नहीं। तो मिर्ची का अस्तित्व कब तक है? जब तक उसमें उष्णता, तीक्ष्णता, कटुता है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? समवाय संबंध। भूमि आदि नाम गुणेर मृत। 5 महाभूतों के 5 गुण होते हैं। जैसे आकाश का अप्रतिघात है ना, जल का द्रवता, पृथ्वी का मूर्तता, अग्नि की उष्णता, ये इनके एक एक खास गुण है जिनसे पता चलता है। अग्नि है और जलन हो ही नहीं रही, टेम्परेचर है ही नहीं, तो अपन क्या कहेंगे कि नहीं ये तो नकली आग। तो ये एग्जाम्पल दे रहा है श्लोक में ही कि ये वो संबंध है जो महाभूतों का अपने अपने एक विशिष्ट गुण के साथ होता है। स नित्यो यत्र ही द्रव्यम तत्र अनियतो। मिला? लिखता है कि जहां जहां द्रव्य रहेगा उसमें नियत का मतलब फिक्स, पक्की बात है कि चीनी है अगर कोई द्रव्य तो मधुर गुण उसके अंदर रहेगा। मिर्ची है तो चरपरापन रहेगा, नित्य है। अब ऐसा थोड़ी है कि आज चीनी डाली डिब्बे के अंदर, चक के मीठी थी, रात को उठ के खाई तो मीठी नहीं थी, सुबह मम्मी ने चाय बनाई चीनी वापस मीठी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। कंटिन्यूसली जो गुण रहे, परमानेंट जो गुण रहे, जो संबंध रहे गुण का द्रव्य के साथ, वो समवाय संबंध। ठीक? और ये कभी भी अनियत नहीं होता। मतलब मिर्ची है तो हमेशा तीखी होगी, ऐसा नहीं है कि चीनी की तरह मीठी हो जाए। अगर आप मिर्ची लोगे तो चरपरी मिलेगी। तो गुण किसी भी द्रव्य का कभी भी अनियत नहीं होता, फिक्स होता। ठीक? ये जो लाइन है स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आता है गुण कि गुण कभी भी अनस्टेबल नहीं होता, गुण फिक्स होता है कि इस चीज का ये गुण है, इसका ये, उसी के आधार पर तो सिलेक्शन होता है चीजों का। कि आपको कोई चीज बनानी, उसमें क्या क्या डालना है, कोई सब्जी बनानी, भाई जीरा डाला, तेल डाला, फिर उसके अंदर मसाले डाले, तो आपको पता है ना कि इस चीज से ये होगा, इसका ये फिक्स गुण है। जो रोज शुरू से जब से वो चीज अस्तित्व में है
वो द्रव्य है तब से उसका गुण फिक्स। तो गुण हमेशा नित्य और नियत, ठीक। और ऐसा क्यों कह रहा है ये? क्योंकि समवाय की परिभाषा बता रहे हैं, और द्रव्यों का गुणों के साथ जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है, इसलिए गुण और द्रव्य की बात कर। नीचे किताब का नाम दिया हुआ है, विश्वनाथ पंचानन भट्ट की लिखी हुई किताब है कारिकावली। डायरी में लिख देना कि कारिकावली के लेखक कौन है? विश्वनाथ पंचानन भट्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्रव्य की परिभाषा, अभी मैंने आपको बोला कि द्रव्य क्या है, अब मैं परिभाषा बोल रहा हूं, आप सुनना। यत्र आश्रिता, जहां रहते हैं, आश्रित मतलब जिस पे डिपेंड है, कौन? कर्म और गुण, किस कारण से? समवायी कारण या समवायी संबंध से, तद द्रव्य। तो यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवायी यत तद द्रव्य, ये चरक की परिभाषा है द्रव्य। सब आचार्यों ने ऐसी बात बोली, लाइनें चेंज हुई है। मैं एक चीज, एक दूसरी परिभाषा और दिखाता हूं, उसका भी यही मतलब है। ये देख, ये सुश्रुत की परिभाषा, यत्र क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्यम, जहां क्रिया मतलब कर्म और गुण रहते हो समवायी कारण से, समवायी संबंध से, उसे द्रव्य कहते हैं। इसके बाद में आ गए भाव प्रकाश जी, रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रयभूतम, रस आदि पंच महाभूतों से जिन संबंध से या जिस परमानेंट संबंध से जुड़े हुए रहते हैं, उस समवाय संबंध से युक्त जो मॉलिक्यूल होता है महाभूतों, वो द्रव्य। मतलब रस आदि किसके आश्रित होंगे? द्रव्य के। जैसे नींबू, अब नींबू अम्ल रस वाला है, तो अम्ल रस किसके अधीन है? लेमन की। और अम्लता का नींबू के साथ संबंध कैसा है? समवाय संबंध। तो अब इसको ऐसे समझो कि नींबू के अंदर अम्लता और अम्ल रस क्या करेगा? वात का शमन और पित्त और कफ की वृद्धि। ये कर्म हो गए। तो ये जब तक नींबू है उसमें ये गुण और कर्म सब हमेशा रहेंगे। तो जिस संबंध से, मतलब जिस समवाय संबंध से गुण और कर्म किसी भी महाभूत कह दो या मॉलिक्यूल कह दो, उसके अंदर, उस चीज को द्रव्य कहते हैं। या फिर जो चरक ने बताया वो सब सीधी था कि जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से रहते हैं, उस चीज को द्रव्य कहते हैं। ठीक। आगे वैश्विक दर्शन की एक लाइन है, कुछ कुछ सुश्रुत जैसी है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम, और यथा शब्द हटा दिया इसने। तो क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्यम, वैश्विक दर्शन। और वैश्विक दर्शन में षड पदार्थों की डिटेल है, इसलिए रेफरेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ये सभी श्लोक विद रेफरेंस आपको डायरी में लिखने हैं, द्रव्य की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। गुण के लिए एक और श्लोक, समवाय जो रहता हो, समवाय संबंध से, किसमें? द्रव्य में, लेकिन निश्चेष्ट रहता। अब यार चेष्टा तो कर्म था, कर्म जो है वो गुण के अंदर थोड़ी होता है, वो तो द्रव्य का गुण है। तो द्रव्य मतलब चीनी, ये चीनी का मॉलिक्यूल, इसमें दो चीजें हैं, गुण और कर्म। चेष्टा युक्त होना ये कर्म का काम है, गुण का नहीं है। इसलिए गुण को क्या बोला? निश्चेष्ट। एग्जाम्पल से समझो, डिब्बे में चीनी है, मीठी है, लेकिन जब तक आप उसको नहीं पियोगे तब तक न तो वो वात का शमन कर सकती है, न पित्त का शमन कर सकती है, न कफ की वृद्धि कर सकती है। इसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, संयोग और वियोग। चीनी अगर डिब्बे से वियोग होके और तुम्हारे मुंह के अंदर जाएगी भोजन के साथ में या किसी चीज में घोलकर, तो वो ये कर्म कर पाएगी। इसका मतलब कर्म डिपेंडेंस है, कर्म अब उसका गुण का किस पे? कर्म पे। किसी भी द्रव्य का गुण व्यक्त होने के लिए किसकी अपेक्षा करता है? कर्म की, चेष्टा। समझ रहे हो? क्योंकि गुण खुद निश्चेष्ट है, पैरालाइज्ड है, ये इसको चाहिए कर्म, तब जाके और ये व्यक्त हो पाता है। अब फिलोसॉफिकल चीज है, थोड़ा सा तो वैसे सोचना पड़ेगा।
है ना। तो गुण के लिए जो एक दो बातें अपने समझी वो क्या है। पहला, नित्य, नियत, द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित, और एक अपन ने अभी पढ़ा निश्चेष्ट, मतलब क्रियाहीन। चीनी अपने आप थोड़ी बोलेगी कि मैं मीठी मीठी हूं, मेरे को ले लो। आप जीवा पे रखोगे तो वो अपना गुण व्यक्त करेगी। तो चीनी का मधुर गुण व्यक्त होने के लिए कर्म चाहिए, चेष्टा चाहिए, क्योंकि ये खुद क्या होता है, गुण निश्चेष्ट होता है। अरे बात पल्ले पड़ी बाबू, गुण निश्चेष्ट कैसे है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। नेक्स्ट, एक चीज जो गुण के लिए यहां पे और लिखना अपने को, गुण निर्गुण या गुण रहित होता है। तो आप कहोगे ये क्या बवाल है। देखो, चीनी एक द्रव्य है, मधुर ये इसका गुण है, और मधुर खुद का आगे कोई गुण थोड़ी है। तो गुण का गुण नहीं होता, ये कहना चाह रहा है कि गुण खुद निर्गुण होता है, मतलब उसमें आगे और फर्दर कोई गुण नहीं होता। गुण तो द्रव्य का होता है, गुण का कोई गुण नहीं होता, इसलिए गुण निर्गुण है। ये सारी बातें गुण के लिए सत्य है। और आजकल जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं कि गुण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करो, इनमें से कुछ कुछ लिखा होगा, कोई ऐसा कुछ उल्टा, फिर वो नीचे ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए प्रथम द्वितीय चतुर्थ और फिफ्थ कथन सत्य, बाकी असत्य, ऐसे। तो गुण नित्य होता है, गुण नियत होता है, गुण द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित होता है, गुण निश्चेष्ट होता है, और गुण निर्गुण होता है। ठीक, ये लिखा। इसके आगे का पढ़ेंगे कल। आप जो आज वाला लेक्चर है उसको प्रॉपर अभी आपने लाइव पढ़ा है तो वेल एंड गुड, और इसको रिवाइज करना। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच है, लेकिन मैंने कोशिश ये करी है कि आपको इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाया जा सके, क्योंकि सिर्फ फिलोसॉफी की ही लैंग्वेज में बात करेंगे तो जो नए लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं समझ रखा उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में फिलोसॉफी समझाने की कोशिश है। आप भी इसको वैसे ही पढ़ के आना, और इनमें से जैसे प्रश्न क्या आ सकता है, जैसे ये आ जाए कि समवायितम निश्चेष्टम कारणम डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ गुण भर जाएगा, क्योंकि आपको पता है निश्चेष्ट कौन, इससे आंसर हो जाए। ठीक है, इसके आगे का कल पढ़ेगा। पढ़ के आना आज वाला कल, तभी क्लास आने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। समझ गए, जाओ।